समाचार स्टूडियो की तेज रोशनी में एंकर की आवाज गूंजती है। ब्रेकिंग न्यूज, वीटेक सॉल्यूशंस के शेयर्स में भारी गिरावट, विक्रांत सिंघानिया गायब बताए जा रहे हैं। स्क्रीन पर लाल ग्राफ नीचे गिरते दिखाई देते हैं। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कल तक जो कंपनी करोड़ों में खेल रही थी, आज उसके निवेशक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर भीड़ जमा है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। कई परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी एक ही दिन में धूल में मिल गई है। न्यूज चैनल पर एक के बाद एक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। यह सिर्फ एक कंपनी का क्रैश नहीं है, एक मार्केट एनालिस्ट कह रहा है। यह पूरे टेक सेक्टर के लिए वार्निंग बेल है। वीटेक सॉल्यूशंस का मार्केट कैप सिर्फ 24 घंटे में 80% गिर गया है। दूसरा एक्सपर्ट जोड़ता है, विक्रांत सिंघानिया का गायब होना इस पूरे मामले को और भी मिस्टीरियस बना देता है। क्या यह प्लान था? क्या वो अपने इन्वेस्टर्स को धोखा देकर भाग गया है? टीवी स्क्रीन पर विक्रांत की पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, महंगी गाड़ियों के साथ, लग्जरी होटल्स में पार्टीज करते हुए, बिजनेस समिट्स में भाषण देते हुए। कल तक जो आदमी सक्सेस की मिसाल था, आज वो सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल है। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी तूफान आया हुआ है। गृहमंत्री दिग्विजय पाटिल ने शहर में बढ़ती गैंग वॉर को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पुलिस कमिश्नर से लेकर इंटेलिजेंस चीफ तक सभी परेशान हैं। शहर की सड़कों पर खून बह रहा है और मीडिया सवाल पे सवाल दाग रही है। पिछले हफ्ते से ही अलग अलग इलाकों में शूटआउट्स हो रहे हैं। बांद्रा में 3 लोग मारे गए, अंधेरी में 2 गैंग मेंबर्स की हत्या हुई और अब पवाई में भी फायरिंग की खबर आ रही है। मुंबई शहर की शांति और स्थिरता सवालों के घेरे में है। न्यूज रिपोर्टर सड़क पर खड़ा होकर कह रहा है, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ पावरफुल लोग इस पूरे खेल के पीछे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गृह मंत्री दिग्विजय पाटिल इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन असली कहानी यहां नहीं, बल्कि शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी के बंगले में शुरू होती है। दिग्विजय पाटिल का घर किसी महल से कम नहीं। जुहू के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में फैला ये बंगला 3 एकड़ में बना हुआ है। संगमरमर के फर्श पर इटालियन टाइल्स लगी हैं। सोने की नक्काशी वाली दीवारें हैं जो राजस्थानी कारीगरों ने बनाई हैं और हर कोने में ट्रेंड सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। बाहर से देखने पर यह एक आम अमीर आदमी का घर लगता है, लेकिन अंदर से यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक किला है जहां से पूरे शहर की डोर खींची जाती है। मुख्य गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास AK-47 राइफल्स हैं। अंदर जाने के लिए 3 लेवल की चेकिंग होती है। पहले मेटल डिटेक्टर, फिर बॉडी सर्च और आखिर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यहां तक कि सफाई करने वाले वर्कर्स का भी कंप्लीट बैकग्राउंड चेक होता है। दिग्विजय को पता है कि उसके जितने दोस्त हैं, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन भी हैं। बंगले के अंदर का मेन हॉल किसी होटल के लॉबी जैसा दिखता है। ऊंची छत, बड़े बड़े शैंडलियर और दीवारों पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एक तरफ बार काउंटर है जहां इंपोर्टेड वाइन्स और विस्कीज रखी हुई हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा एक्वेरियम है जिसमें एक्सोटिक फिश तैर रही हैं। यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि पावर का सिंबल है। इसी किले के मुख्य हॉल में आज एक अजीब सा मंजर है। फर्श पर घुटनों के बल बैठा है विक्रांत सिंघानिया। कल तक जो आदमी अरबों का मालिक था, प्राइवेट जेट्स में सफर करता था, इंटरनेशनल बिजनेस डील्स करता था, आज भीख मांग रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में कंपन है। उसकी एक्सपेंसिव सूट अब रिंकल्ड है, चेहरे पर 2 दिन की दाढ़ी है और हाथ कांप रहे हैं। अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हैं, मेरी वाइफ और बच्चे मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। विक्रांत की आवाज में डेस्परेट होने का एहसास साफ सुनाई देता है। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया था अंकल। जब भी आपने कहा, मैंने वो काम किया। आपके लिए कितने कंपीटिटर्स को मार्केट से बाहर किया है मैंने, कितनी डील्स में आपका हिस्सा दिया है। अब जब मुझे जरूरत है तो आप मुझे अकेला छोड़ दोगे? दिग्विजय पाटिल अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा है। ये कुर्सी भी कोई आम कुर्सी नहीं है। इटालियन लेदर से बनी, हैंडक्राफ्टेड, और इसकी कीमत एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है। उसकी आंखों में गुस्सा है, चेहरे पर नफरत। 60 साल की उम्र में भी उसकी शख्सियत में वो दम है जो किसी को भी डरा दे। उसके बाल सफेद हैं लेकिन परफेक्टली स्टाइल्ड हैं। महंगी वॉच, सोने की चेन और हाथ में एक हेवी गोल्ड रिंग है जिस पर उसका इनिशियल D कार्व्ड है। विक्रांत, दिग्विजय की आवाज में वो ठंडक है जो किसी के रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दे। मैंने तुम्हें एक बना बनाया एम्पायर दिया था, पूरा सेटअप तैयार करके दिया था, गवर्नमेंट कनेक्शंस, बिजनेस नेटवर्क, फाइनेंशियल बैकिंग, सब कुछ। और तुमने क्या किया? एक मामूली लड़के से हार गए, एक ऐसे लड़के से जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था।
दिग्विजय उठकर अपने बार काउंटर के पास जाता है और अपने लिए विस्की पोर करता है। तुम जानते हो विक्रांत, मैंने 30 साल में ये एम्पायर बनाया है। एक एक ईंट रखी है इसमें। पॉलिटिशियंस को खरीदा है, ब्यूरोक्रेट्स को मैनेज किया है, पुलिस को हैंडल किया है, और तुम एक कॉलेज बॉय से हार गए। वो अपना गिलास उठाकर एक घूंट लेता है। बताओ मुझे, कैसे हुआ ये सब? कैसे एक अननोन लड़का तुम्हारे पूरे बिजनेस एम्पायर को हिला गया? विक्रांत की आवाज में डर साफ सुनाई देता है। वो मामूली नहीं अंकल, वो जानता है चीजें। वो शैडो के बारे में जानता है। उसने मुझे एक पार्सल भेजा था, भैरव का हाथ। मैं समझ गया था कि ये कोई आम लड़का नहीं है। उसके पास इन्फॉर्मेशन है, कनेक्शंस हैं। वो अब आपके पीछे आएगा। शैडो का नाम सुनते ही दिग्विजय का चेहरा लाल हो जाता है। उसका हाथ विस्की के गिलास पर कस जाता है। वो अपने कुर्सी से उठकर तेजी से विक्रांत के पास आता है और उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाता है। उसकी ग्रिप इतनी टाइट है कि विक्रांत दर्द से चिल्ला उठता है। आवाज नीचे। इस घर की दीवानों के भी कान है बेवकूफ। अगर शैडो का नाम दोबारा लिया तो आयान से पहले मैं तुम्हें जमीन में काट दूंगा। दिग्विजय की आवाज में वो थ्रेट है जो रियल है। तुम भूल गए हो कि मैंने पहले भी लोगों को गायब किया है और वो लोग तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। वो विक्रांत को छोड़ देता है और अपनी जगह वापस जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुमने हमेशा इजी वे चूज किया है। जब मैंने तुम्हें बिजनेस दिया था तो तुमने सोचा था कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इस गेम में कोई भी परमानेंट नहीं है। आज तुम ऊपर हो, कल नीचा हो सकते हो। विक्रांत रोते हुए कहता है, लेकिन अंकल, वो आपके घर तक आ सकता है। उसके पास पावर है, कनेक्शंस हैं। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। उसने मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स को अगेंस्ट कर दिया। मेरे ओन एम्प्लॉयज ने मेरे खिलाफ एविडेंस दिए। वो जानता है कि कैसे सिस्टम को अपने फेवर में करना है। दिग्विजय हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी जो पूरे हॉल में एको करती है। तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। तुम एक छोटे बिजनेसमैन हो विक्रांत, एक मिडिल लेवल प्लेयर। मैं इस शहर का गॉड फादर हूं। मैंने यहां 30 साल राज किया है। राजनेता, पुलिस, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया सब मेरी जेब में है। मैंने गवर्नमेंट्स बनाई हैं और गिराई हैं। मैंने सीएम्स को चेयर दिलवाई है और हटवाई भी है। और तुम कह रहे हो कि मैं एक बच्चे से डरूं? वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठता है और अपना गिलास उठाता है। ईशानी बच्ची है, उसे इमोशंस में बहना आता है। उसे लगता है कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी हूं। मैं जानता हूं कि इस गेम के रूल्स क्या हैं। अगर अयान ओबेरॉय मेरे पीछे आ रहा है तो उसे आने दो। उसे पता नहीं कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। दिग्विजय अपने फोन को उठाता है और एक नंबर डायल करता है। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ, मैं दिग्विजय बोल रहा हूं। मुझे अयान ओबेरॉय के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका बैकग्राउंड, फैमिली, बिजनेस, कनेक्शन, सब कुछ। और हाँ, ये अर्जेंट है। वो फोन रख देता है। देखो विक्रांत, ये मेरा शहर है। यहां कोई भी बिना मेरी परमिशन के सांस नहीं ले सकता। अगर ये अयान मेरे टेरिटरी में आया है तो उसे मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। अचानक हॉल का दरवाजा खुलता है। सिक्योरिटी गार्ड घबराया हुआ अंदर आता है। उसके चेहरे पर पसीना है और वो सांस फूल रहा है। सर, वो अंदर आ गया है। दिग्विजय का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों है। कौन अंदर आ गया है? मैंने कहा था कि आज कोई मिलने नहीं आएगा। कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। गार्ड की आवाज कांप रही है। सर, अयान ओबेरॉय, हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा था कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ कुछ लोग भी हैं। हमने उन्हें चेक किया है, कोई वेपन नहीं है। दिग्विजय समझ जाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कितनी सिक्योरिटी बाईपास की है उसने? सर, वो मेन गेट से नहीं आया। पता नहीं कैसे वो कंपाउंड के अंदर पहुंच गया। हमारे कैमराज में भी कुछ नहीं दिखा। इससे पहले कि गार्ड अपनी बात पूरी कर पाए, हॉल में एक आवाज गूंजती है। नमस्कार मंत्री जी, घर में घुसने की गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुना है आप चाय के बहुत शौकीन हैं। अयान ओबेरॉय हॉल में दाखिल होता है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जो सिल्वर की बनी हुई है। उसका अंदाज बिल्कुल शांत है, जैसे वो अपने ही घर में हो। काली शर्ट परफेक्टली फिटेड है, डार्क ब्लू जीन्स हैं और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है जो ये बताता है कि वो एग्जैक्टली जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसके पीछे 2 आदमी हैं जो क्लियरली उसके बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन वो हॉल के बाहर रुक जाते हैं। अयान अकेला अंदर आता है, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। दिग्विजय अपनी कुर्सी से उठता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों हैं। 60 साल की उम्र में भी उसका पोस्चर इंप्रेसिव है। कल तक जो लड़का अखबारों में था, आज मेरे ड्राइंग रूम में है। ये तरक्की है या बदतमीजी? और ये कैसे पॉसिबल है कि तुम मेरी सिक्योरिटी को बायपास करके अंदर आ गए? अयान हंसता है और ट्रे को सेंटर टेबल पर रखता है। चाय की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। सिक्योरिटी एक माइंडसेट है सर।
अगर आप सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचने की सोचते हैं तो अंदरूनी थ्रेट्स मिस हो जाते हैं। आपके स्टाफ में से कुछ लोग मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर दिग्विजय का चेहरा और भी गुस्से से भर जाता है। मतलब तुमने मेरे लोगों को खरीदा है? खरीदना एक गलत शब्द है, मैं कहूंगा कन्विंस किया है। डर नहीं सर, मैं तो सौदा करने आया हूं। विक्रांत कोने में दुबका हुआ है, उसकी सांस तेज चल रही है। वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। उसने अयान को एक्शन में देखा है और वो जानता है कि ये लड़का जो भी करता है कैलकुलेटेड होता है। दिग्विजय अयान को ऊपर से नीचे तक देखता है। सौदा? तुम्हारे पास है क्या जो मुझे चाहिए होगा? मैंने सुना है तुमने विक्रांत को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं उससे कमजोर हूं? अयान अपनी जेब से एक चेक निकालता है। ये कोई आम चेक नहीं है, बल्कि एक बेरर चेक है जो इमीडिएटली कैश हो सकता है। वो इसे टेबल पर रखता है। मैं आपके इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर करना चाहता हूं। 500 करोड़ का डोनेशन। दिग्विजय का चेहरा बदल जाता है। 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। ये अमाउंट उसके पूरे इलेक्शन कैंपेन को फंड कर सकती है और अभी भी बहुत कुछ बच जाएगा। 500 करोड़? ये जोक है? तुम सीरियस हो? और बदले में क्या चाहते हो? अयान मुस्कुराता है। उसकी स्माइल में कुछ मिस्टीरियस है। सिर्फ एक चीज, कल शाम आपकी बेटी ईशानी जी का जन्मदिन है। मैंने सुना है आप एक ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं। सिटी के सभी इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। मुझे एक इनविटेशन चाहिए। दिग्विजय हैरान है। ये डील उसे समझ नहीं आ रही। सिर्फ इनविटेशन? 500 करोड़ के बदले में सिर्फ एक पार्टी का इनविटेशन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और हां, अयान कहता है, विक्रांत की सेफ्टी की गारंटी भी चाहिए। वो मेरा पुराना दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। दिग्विजय विक्रांत की तरफ देखता है, फिर अयान की तरफ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 500 करोड़ सिर्फ एक पार्टी के लिए? कोई भी बिजनेसमैन इतना स्टूपिड नहीं होता। अयान अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है। ये ट्रेडिशनल स्वीट बॉक्स है, जैसे बनारस में मिलते हैं। मिठाई खाइएगा, मैंने खास बनारस से मंगवाई है, वहीं से जहां से मेरे पिता कभी मंगवाते थे। बनारस और पिता शब्द सुनते ही दिग्विजय का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में एक पुराना डर झलकता है। विक्रम सिंह रायचंद की यादें उसके दिमाग में कौंध जाती हैं। वो आदमी जिसे वो 20 साल पहले खत्म करवा चुका था। वो आदमी जो बनारस से आया था और जिसने दिग्विजय की नींदें उड़ाती थीं। तुम्हारे पिता? दिग्विजय की आवाज में कंपन है। उसके हाथ में पकड़ा गया विस्की का ग्लास हल्का कांप रहा है। अयान मुस्कुराता है, एक कोल्ड कैलकुलेटेड स्माइल। जी हां, वो भी बनारस के मिठाई के बहुत शौकीन थे, खासकर जब वो यहां आते थे आपसे मिलने। उन्होंने मुझे बताया था कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। दिग्विजय समझ जाता है कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। ये विक्रम सिंह रायचंद का बेटा है। वो आदमी जिसे उसने मरवाया था, उसका बेटा अब उसके सामने खड़ा है। लेकिन 500 करोड़ का लालच उसे अंधा कर देता है। उसे लगता है कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, डील एक्सेप्टेड। लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ की, अगर मेरी बेटी को कोई परेशानी हुई, तो मैं तुम्हें वो जगह भेज दूंगा जहां तुम्हारे पिता गए थे। अयान की स्माइल और भी गहरी हो जाती है। कोई गड़बड़ नहीं होगी सर, मैं सिर्फ आपकी बेटी को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और शायद कुछ पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। वो उठता है और अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर टेबल पर रखता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, कल शाम तक इनविटेशन भिजवा दीजिएगा। और हां, मैं पंक्चुअल आदमी हूं, समय पर पहुंचूंगा। वो हॉल से बाहर निकलता है। दिग्विजय और विक्रांत दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अयान अपनी कार में बैठता है। ये एक ब्लैक BMW है, लेटेस्ट मॉडल। उसके साथ कबीर बैठा है, जो उसका क्लोजेस्ट एसोसिएट है। कबीर उसके साथ कॉलेज के टाइम से है और वो जानता है कि अयान का दिमाग कैसे काम करता है। बॉस, ये 500 करोड़ का खेल क्या है? इतना पैसा सिर्फ एक पार्टी के लिए? अयान अपनी टाई ठीक करता है। उसकी आंखों में वो लुक है जो चेस प्लेयर की होती है जब वो अपने अपोनेंट को चेकमेट करने वाला होता है। मछली पकड़ने के लिए चारा तो डालना पड़ता है। दिग्विजय को लगा मैंने उसे खरीदा है, लेकिन असल में मैंने उसके घर का दरवाजा खोला है। कबीर कंफ्यूज्ड है। वो जानता है कि अयान का हर मूव कैलकुलेटेड होता है, लेकिन ये अमाउंट उसे समझ नहीं आ रहा। मतलब अयान की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो सबूत उसके घर के सीक्रेट लॉकर में है। वो डॉक्यूमेंट्स जो साबित करेंगे कि शैडो कौन है। वो फाइल्स जिनमें सारे मर्डर्स के एविडेंस हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रूव करते हैं कि दिग्विजय ने कितने लोगों को मरवाया है, और उन तक पहुंचने की चाबी ईशानी है। ईशानी? लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्ची है, कॉलेज स्टूडेंट है।
अयान का चेहरा सख्त हो जाता है। वो लॉकर फैमिली बायोमेट्रिक से खुलता है, सिर्फ दिग्विजय और उसकी फैमिली के फिंगरप्रिंट से। ईशानी का जन्मदिन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सारे गेस्ट होंगे, म्यूजिक होगी, डांसिंग होगी। उस क्योस में कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कबीर हैरान है। तुम एक मासूम लड़की को इस्तेमाल करोगे? दिल्ली की सर्द रात में गृह मंत्री दिग्विजय पाटिल का बंगला रोशनी से नहा रहा था। ये कोई साधारण बंगला नहीं था। लुटियंस दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में फैला ये महल दिखाता था कि सत्ता का मतलब क्या होता है। आज ईशानी का जन्मदिन था, लेकिन ये जश्न कम, ताकत का प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था। हर कोना, हर दीवार, हर फूल का गुलदस्ता चीख चीख कर कह रहा था, यहां पैसा है, यहां पावर है, यहां वो लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। बगीचे में जैज संगीत की धुन गूंज रही थी, शैंपेन के गिलास खनक रहे थे और कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मीडिया वाले, राजनेता और बिजनेसमैन सभी मौजूद थे। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर हाथ में गिलास, हर बातचीत में छुपे हुए मतलब। ये दिल्ली का वो चेहरा था जो आम जनता कभी नहीं देखती। यहां फैसले होते थे, यहां सौदे तय होते थे, यहां भविष्य लिखा जाता था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच ईशानी का चेहरा उदास था। वो जानती थी कि ये पार्टी उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पिता के लिए थी। हर मेहमान उसे बधाई देता, लेकिन असल में वे दिग्विजय पाटिल से मिलने आए थे। वो सिर्फ एक बहाना थी, एक प्रॉप थी इस राजनीतिक थिएटर में। चांदी के गाउन में लिपटी ईशानी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये गाउन भी उसकी पसंद का नहीं था, विक्रांत ने चुना था, क्योंकि ये फोटोजेनिक था। उसकी हर चीज अब विक्रांत तय करता था। उसके कपड़े, उसकी मुस्कान, उसके शब्द। वो एक कठपुतली बन गई थी और विक्रांत उसका मास्टर था। विक्रांत उसके बगल में खड़ा था, फोटो खिंचवा रहा था। उसका हाथ ईशानी की कमर पर था, जैसे वह उसकी प्रॉपर्टी हो। भीड़ की तालियों के बीच विक्रांत ने ईशानी के कान में धीरे से कहा, स्माइल करो ईशानी, मीडिया देख रही है। अगर तुमने आज कोई ड्रामा किया तो याद रखना, तुम्हारे पापा मुझे नहीं, मैं तुम्हारे पापा को संभालता हूं। ईशानी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि विक्रांत का मतलब क्या था। उसके पिता की राजनीतिक करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ विक्रांत के हाथों में था। विक्रांत के पास वे फाइलें थी जो दिग्विजय पाटिल को बर्बाद कर सकती थी। वे फाइलें जिनमें काले धन के हिसाब थे, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स के सबूत थे, और वे तस्वीरें थीं जो कभी सामने नहीं आनी चाहिए थीं। ईशानी एक कठपुतली की तरह मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। हर फोटो उसे लगता था जैसे वो अपने आत्मा का एक टुकड़ा खो रही है। तभी पार्टी में एक हलचल हुई। अयान ओबेरॉय का एंट्री हुआ था। काले सूट में आत्मविश्वास से भरा वो सीधे ईशानी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो दिल्ली के बिजनेस सर्कल में मशहूर थी, रहस्यमय, खतरनाक और बेहद आकर्षक। उसके हाथ में एक मखमली बॉक्स था। भीड़ उसे देखकर फुसफुसाने लगी। अयान ओबेरॉय आया है, किसी ने कहा। सुना है उसकी कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ का है, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में करता क्या है, तीसरे ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अयान की रेपुटेशन दिल्ली में अजीब थी। सब जानते थे कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी पावर का सोर्स क्या है। वो सिर्फ 3 साल पहले दिल्ली आया था, लेकिन इतनी जल्दी टॉप सर्कल में पहुंच गया था कि लोग हैरान थे। कुछ कहते थे वो फॉरेन फंडिंग करता है, कुछ कहते थे वो इंटेलिजेंस से जुड़ा है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। ईशानी, अयान ने कहा, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज में एक अजीब सा वार्म था जो ईशानी को जाना पहचाना लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। विक्रांत तुरंत बीच में आ गया। उसे अयान की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। अयान भाई, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत, हम तो फैमिली हैं। लेकिन अयान का जवाब उसे चौंका गया। अयान ने विक्रांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रांत, शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है। गिफ्ट लेने से मना करना बदशगुनी होती है, और वैसे भी ये गिफ्ट ईशानी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चैलेंज था। पूरी पार्टी में एक अजीब सा टेंशन आ गया। लोगों ने देखा कि कोई विक्रांत से इस तरह बात कर रहा है। विक्रांत का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। अयान की रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि विक्रांत भी उससे पंगा लेने से डरता था। ईशानी ने झिझकते हुए बॉक्स लिया। अयान के हाथों का स्पर्श उसे एक अजीब सा एहसास दे गया, जैसे वो किसी को बहुत पहले से जानती हो। अयान ने उसके कान में धीरे से कहा, इसे अभी मत खोलिएगा, अकेले में खोलिएगा, इसमें एक पुरानी याद कैद है। उसकी आवाज में जो दर्द था वो ईशानी वो समझ आ गया, लेकिन वो अभी भी कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। पार्टी का शोर जारी था, लेकिन ईशानी का मन बेचैन हो गया था।
वो बहाना बनाकर टेरेस पर चली गई। यहां शांति थी, यहां वो सांस ले सकती थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दूर से पार्टी का मध्यम संगीत आ रहा था और झिंगरों की आवाज रात के सन्नाटे को भर रही थी। दिल्ली की रोशनी दूर तक फैली हुई थी, लेकिन ईशानी को लग रहा था जैसे वो एक अंधेरे कुएं में फंसी हुई है। ईशानी ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स था। ये कोई महंगा गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक साधारण सा म्यूजिक बॉक्स था। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, एक जानी पहचानी धुन बजने लगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये वही धुन थी जो बचपन में अविनाश उसके लिए गाया करता था। अचानक ईशानी के सामने बचपन की मेमोरीज फ्लैश होने लगी। वो छोटी बच्ची थी और अविनाश उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों गार्डन में खेलते थे और अविनाश हमेशा उसके लिए ये गाना गाया करता था। वो कहता था कि ईशानी उसके लिए एक स्टार है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। फिर एक दिन अविनाश गायब हो गया था। उसके माता पिता ने कहा था कि वे शहर छोड़कर जा रहे हैं। ईशानी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद ये धुन सुनकर वो बचपन में वापस चली गई थी। म्यूजिक बॉक्स के नीचे एक छोटा सा लेटर था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। लेटर में लिखा था, कुछ धुनें वक्त के साथ नहीं बदलती, जैसे तुम और मैं, माइनस अविनाश। अविनाश, ईशानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। क्या यह सच में पॉसिबल था? हाँ ईशानी, मैं हूं। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा। अयान वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो बचपन का अविनाश दिख रहा था। वही नर्म आंखें, वही प्यार भरी मुस्कान, वही वार्मथ जो उसे बचपन में फील होती थी। अविनाश, तुम ही हो? मैं जानती थी तुम ही हो। ईशानी रो पड़ी। वो उसकी तरफ दौड़ना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। अयान के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की छाया आई, लेकिन वो तुरंत संभल गया। उसे अपना मिशन याद आ गया। उसकी मां की मौत, दिग्विजय पाटिल का बदला, सब कुछ। वो यहां प्यार करने नहीं, बल्कि जस्टिस पाने आया था। नाम में क्या रखा है ईशानी? एहसास मायने रखता है। मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। मैं जानता हूं तुम इस पिंजरे से आजाद होना चाहती हो। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में होप आ गई थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा की राजनीति, विक्रांत को दबाव, मैं फंस गई हूं। तुम नहीं जानते अविनाश, यहां कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ। विक्रांत के पास पापा के खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो पापा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अयान ने उसके पास आकर कहा, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं, बस तुम्हारा हाथ चाहिए। उसने अपनी जेब से एक नया फोन निकाला। ये एक नया फोन है, बहुत एडवांस्ड है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है। तुम्हारा फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना होगा। ईशानी ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन इससे मुझे कैसे आजादी मिलेगी? अयान के चेहरे पर वही बचपन वाली मुस्कान आई। ट्रस्ट मी, जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ईशानी ने भरोसे से अपना अंगूठा फोन पर रखा। उसे लगा जैसे वो अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा कर रही है। एक हाईटेक स्कैनिंग साउंड आया, फिर एक बीप की आवाज। बायोमेट्रिक कॉपीड। अयान ने फोन वापस जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर अब वो पुराना प्यार नहीं था, बल्कि एक ठंडक थी। एक प्रोफेशनल डिस्टेंस आ गई थी उसमें। अयान, मतलब अविनाश, ईशानी ने कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। अयान ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में दर्द आया, लेकिन वो तुरंत छुप गया। लोग बदल जाते हैं ईशानी, जिंदगी बदल देती है। वो रुका, फिर धीरे से कहा, दर्द तो अभी शुरू हुआ है डार्लिंग। ये शब्द ईशानी के दिल में चाकू की तरह चुभे। ये वही अविनाश नहीं था जो उसे प्यार करता था। ये कोई और था, कोई स्ट्रेंजर था। वो वहां से चला गया, ईशानी को अकेला छोड़कर। ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। उसका बचपन का दोस्त वापस आया था, लेकिन वो कुछ अलग था, कुछ डरावना, जैसे उसके अंदर कोई और इंसान छुपा हुआ हो। इधर पार्टी के दूसरे कोने में कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो अयान का टेक एक्सपर्ट था, हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने वाला। अयान का मैसेज आया, फिंगरप्रिंट मिल गया। कबीर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके पास एडवांस्ड 3D प्रिंटर था, जो मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट था। इसे ब्लैक मार्केट से हासिल करना पड़ा था और इसकी कीमत करोड़ों में थी। कुछ ही मिनटों में उसने ईशानी के फिंगरप्रिंट का एक सिलिकॉन रेप्लिका बना दिया। ये इतना परफेक्ट था कि कोई भी बायोमेट्रिक सिस्टम इसे असली समझ लेता। सिलिकॉन की टेक्सचर, रिजेस का पैटर्न, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट था।
गॉट इट बॉस, फिंगरप्रिंट मिल गया, अब हम लॉकर रूम खोल सकते हैं। कबीर ने अयान को मैसेज भेजा। अयान ने जवाब दिया, 10 मिनट्स, दिग्विजय और विक्रांत स्पीच में बिजी होंगे, यही हमारा चांस है। पार्टी में दिग्विजय पाटिल स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। वे अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन था। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था कि अयान कहाँ गया है। अयान ने वेटर का यूनिफॉर्म पहना और बेसमेंट की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था। सस्पेंसफुल म्यूजिक उसके दिमाग में बज रहा था। वो जानता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट है। बेसमेंट में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम था। ये कोई साधारण सिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन थी। लेकिन अयान के पास एडवांस्ड गैजेट्स थे। उसने लेजर्स को बाईपास किया। कबीर ने कैमरा फीड को लूप कर दिया था, तो कोई उसे देख नहीं सकता था। हर स्टेप केयरफुली प्लान्ड था, हर मूवमेंट प्रिसाइज थी। अयान लॉकर रूम के दरवाजे के सामने पहुंचा। ये एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर बायोमेट्रिक स्कैनर लगा था। ये दरवाजा इतना हैवी था कि इसे खोलने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। उसने सिलिकॉन थंब निकाला और स्कैनर पर रखा। स्कैनिंग साउंड आई, फिर एक पॉजिटिव चाइम। दरवाजा खुलने लगा भारी हाइड्रोलिक साउंड के साथ। वेलकम मिस ईशानी, सिस्टम की आवाज आई। अयान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अकेला आना और अकेला जाना, यही मेरी किस्मत है और अब शायद तुम्हारी भी। वो अंदर दाखिल हुआ। लॉकर रूम में एक लो हम की आवाज आ रही थी। दीवारों पर कई सारे लॉकर्स थे, लेकिन सबसे अंत में एक बड़ा वॉल्ट था। ये वॉल्ट ही उसका असली टारगेट था। यहीं थे वो डॉक्यूमेंट्स जो दिग्विजय पाटिल के सारे काले कारनामों को एक्सपोज कर सकते थे। अयान वॉल्ट की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यहीं थे वो सारे सबूत जो दिग्विजय पाटिल के काले कारनामों को उजागर कर सकते थे। यहीं था वो सच जिसकी वजह से उसकी मां मारी गई थी। उसकी मां एक जर्नलिस्ट थी जो दिग्विजय पाटिल के करप्शन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब वो सच के करीब पहुंची तो उसे एक्सीडेंट के नाम पर मार दिया गया। लेकिन जैसे ही उसने वर्ल्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, एक छुपा हुआ मोशन सेंसर ट्रिगर हो गया। एक लो वार्निंग हम की आवाज आने लगी। अयान रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। ये सेंसर कबीर के रडार पर नहीं आया था। ये एक हिडन सिक्योरिटी लेयर था। दिग्विजय पाटिल ने इसे इतना सीक्रेट रखा था कि ब्लूप्रिंट्स में भी ये नहीं था। अलार्म बजने में अब सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। अयान के पास दो विकल्प थे, या तो भाग जाए या फिर रिस्क लेकर वॉल्ट खोले। उसने अपनी मां की आखिरी तस्वीर को याद किया। उसकी आंखों में आंसू, उसके चेहरे पर दर्द। दिग्विजय पाटिल ने उसकी मां को मारा था और अब वो इसका बदला लेने आया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस मोमेंट के लिए प्लान की थी। वार्निंग हम की आवाज तेजी से बढ़ती जा रही थी। अयान का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगले कुछ सेकंड्स में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या वो वॉल्ट खोल पाएगा? क्या वो सच तक पहुंच पाएगा? या फिर यहीं उसका खेल खत्म हो जाएगा? मोशन सेंसर की लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। अलार्म बजने में अब सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। 3, 2, 1 और यहीं हमारी कहानी रुकती है। अयान का मिशन, ईशानी का भविष्य और दिग्विजय पाटिल के राज, सब कुछ इसे एक पल पर टिका हुआ है। क्या अयान को सच मिल पाएगा? क्या ईशानी को पता चल जाएगा कि उसका बचपन का दोस्त उसे इस्तेमाल कर रहा था? और क्या दिग्विजय पाटिल के काले कारनामे दुनिया के सामने आ पाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ये था वारिद द हिडन एम्पायर का एपिसोड 4, द पपेट मास्टर पार्ट 2, प्यार का छलावा। अयान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसका बदला, उसका प्यार और उसका दर्द, सब कुछ अभी भी अधूरा है। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी होगा वो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ईशानी का भरोसा टूट चुका है, अयान का मिशन खतरे में है और दिग्विजय पाटिल के राज उजागर होने के कगार पर हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसे खेल की जहां हर कदम पर धोखा है, हर रिश्ते में छुपा हुआ एजेंडा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या अयान इस जाल से निकल पाता है या फिर वो खुद इस जाल में फंस जाता है। क्या ईशानी को सच का पता चल जाता है या फिर वो और भी गहरे धोखे में फंस जाती है। ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड का इंतजार करिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है। वारिद द हिडन एम्पायर एपिसोड 4, द पपेट मास्टर पार्ट 3, भागने का रास्ता। 60 सेकंड, बस 60 सेकंड बचे थे अयान के पास। दिग्विजय पाटिल के लॉकर रूम में साइलेंट अलार्म ट्रिगर हो चुका था और कमांडोज तेजी से बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। अयान के कानों में कबीर की आवाज गूंज रही थी, बॉस भागो, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को सिग्नल मिल गया है, कमांडोज बेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। 60 सेकंड्स, सिर्फ 60 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस वॉल्ट पर केंद्रित था जो उसके सामने खड़ा था। 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित ये वॉल्ट उसके पिता की मौत का राज छुपाए हुए था। ये वो मोमेंट था जिसके लिए उसने महीनों तक प्लानिंग की थी।
हर रात सोने से पहले उसने इस सिनेरियो को अपने दिमाग में रिहर्स किया था, लेकिन रियल लाइफ में प्रेशर बिल्कुल अलग था। कबीर, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कोड क्रैक कर रहे हो या नहीं? अयान ने अपने ईयरपीस में फुसफुसाया। उसकी आवाज में डेस्परेट अर्जेंसी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी था। कबीर की आवाज में घबराहट साफ थी। अयान, ये इम्पॉसिबल है। इतने कम समय में ये कोड नहीं टूट सकता। हमें निकलना होगा। मैंने सारे एल्गोरिथम्स ट्राई किए हैं, बर्थ डेट्स, एनिवर्सरीज, कंपनी फॉर्मेशन डेट्स, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, अयान ने जोर से कहा, फिर तुरंत अपनी आवाज कम की। मेरे पापा की मौत का सच इसी फाइल में है, मैं इसे यही नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक उसे कुछ याद आया। दिग्विजय पाटिल का क्रूर स्वभाव, उसका अयान के पिता के साथ व्यवहार और सबसे बढ़कर उसकी मानसिकता। अयान को याद आया कि कैसे दिग्विजय हमेशा अपने एनिमीज के वीक पॉइंट्स को टारगेट करता था, कैसे वो अपने विक्टिम्स के सबसे पेनफुल मेमोरीज को वेपन की तरह इस्तेमाल करता था। अगर वो अपने पिता की मौत के बारे में इतना ऑब्सेस था तो शायद कबीर, ट्राई करो 1910-2000। क्या? ये क्या है? मेरे बाबा की डेथ डेट। अयान की आवाज में कड़वाहट थी। अगर मैं दिग्विजय को सही तरीके से जानता हूं तो वो इतना ट्विस्टेड है कि अपने दुश्मन की मौत की तारीख को अपने सबसे खुफिया राज का पासवर्ड बनाएगा। ये उसके लिए एक ट्रॉफी है, एक रिमाइंडर है कि उसने मेरे पापा को हराया था। एक क्लिक की आवाज आई। वॉल्ट खुल गया। अयान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। बिंगो! वॉल्ट के अंदर एक हार्ड ड्राइव और कुछ फाइलें थीं। उसने तुरंत ऑपरेशन शैडो लेबल वाली फाइल को देखा। यही वो चीज थी जिसकी उसे तलाश थी। फाइल थिक थी, कम से कम 50 पेजेस की। उसने जल्दी से पहला पेज खोला। वहां कुछ फोन नंबर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कुछ फोटोग्राफ्स थीं जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग लग रही थीं। ऊपर से भारी बूटों की आवाज आ रही थी। कमांडो बिल्डिंग में घुस चुके थे। ढूंढो उसे, वो चूहा यहीं कहीं छुपा होगा। पूरी बिल्डिंग सील कर दो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी कमांडो लीडर की आवाज गूंजी। अयान को लगा कि ये वॉइस फेमिलियर थी। शायद वही आदमी था जो उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था। अयान ने हार्ड ड्राइव और फाइल को अपनी जैकेट में छुपा लिया। अब उसे यहां से निकलना था, लेकिन कैसे? लॉकर रूम का दरवाजा बंद था और बाहर कमांडो का पहरा था। उसकी नजर छत पे लगे वेंटिलेशन डक्ट पर गई। ये डक्ट काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन पता नहीं कि ये कहां तक जाता है। कबीर, मैं वेंटिलेशन के जरिए निकलूंगा, लेकिन मुझे एक फेवर चाहिए। बोलो। पावर कट करो, पूरी बिल्डिंग की लाइट काट दो, अभी। क्या? पूरी बिल्डिंग का? अयान, ये बहुत रिस्की है, इससे पूरे एरिया में केओस हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज भी आ जाएंगी, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, सब कुछ। यही तो चाहिए मुझे। केओस में ही मैं बच सकूंगा। जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना बेहतर। कबीर ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अयान का प्लान डेंजरस था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं था। ओके, लेकिन मैं सिर्फ लाइट्स नहीं काटूंगा, मैं पूरा पावर ग्रिड क्रैश करूंगा। इससे कम से कम 10 मिनट तक पूरा एरिया डार्क रहेगा। 3, 2, 1। अचानक पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। इमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो गई। कहीं दूर से एक बड़े इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन की आवाज आई। फिर एक और, फिर एक और। अयान मुस्कुराया। कबीर ने सिर्फ लाइट्स नहीं काटी थीं, बल्कि पूरे एरिया का पावर ग्रिड ही क्रैश कर दिया था। यह सिर्फ एक सिंपल पावर कट नहीं था, यह कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन था। अंधेरे में अयान ने वेंटिलेशन डक्ट का कवर खोला। मेटल का कवर हैवी था और उसे केयरफुली हटाना पड़ा ताकि कोई आवाज ना आए। अंदर घुसते समय उसे एहसास हुआ कि डक्ट काफी संकरा था, लेकिन उसके लिए काफी था। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। मेटल की सरफेस ठंडी और रफ थी और हर मूवमेंट पर एक छोटी सी एको होती थी। नीचे से कमांडो की चिल्लाहट आ रही थी। उनकी आवाजों में पैनिक साफ सुनाई दे रहा था। पावर फेलियर, सभी यूनिट्स इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। सर, ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं है, पूरा ग्रिड डाउन है। बैकअप सिस्टम्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बैकअप जनरेटर्स कहां हैं? वो भी काम नहीं कर रहे सर, ये कोई सिस्टमैटिक अटैक लगती है। फ्लैश लाइट्स निकालो, हमें मैन्युअली सर्च करना होगा। अयान ने सोचा कि कबीर ने वाकई कमाल का काम किया था। वो डक्ट के जरिए बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में पहुंच गया था। यहां से वो ग्राउंड फ्लोर पर उतर सकता था। डक्ट सिस्टम पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ था और अयान को लगा कि वो इसे एक अंडरग्राउंड टनल की तरह यूज कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो डक्ट से बाहर निकला, उसे एक आवाज सुनाई दी। अयान, उसका दिल धक से रह गया। ईशानी? वो यहां क्या कर रही थी? ये तो वो कॉरिडोर था जो स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ जाता था। शायद पावर कट के बाद वो यहां सेफ्टी के लिए आई थी। अंधेरे में ईशानी की आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट था।
अयान, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये क्या है? उसकी नजर अयान की जैकेट से निकल रही फाइल पर गई। फाइल का एक कॉर्नर बाहर निकल रहा था। अयान का गला सूख गया। ये वो मोमेंट था जिससे वो बचना चाहता था। उसने हमेशा सोचा था कि अगर ये दिन आएगा तो वो ईशानी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन में जब कमांडो उसे ढूंढ रहे थे, वो कुछ नहीं कह सकता था। ईशानी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ईशानी ने फ्लैशलाइट की रोशनी फाइल पर डाली। ऑपरेशन शैडो के लेटर साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा शॉक से भर गया। ये फाइल, ये पापा की है। तुमने चोरी की? तुम चोर हो? अयान के पास कोई जवाब नहीं था। दूर से कमांडो के फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। वो इस तरफ आ रहे थे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वो जानता था कि अगर वो यहां पकड़ा गया तो न सिर्फ उसका मिशन फेल हो जाएगा, बल्कि ईशानी भी डेंजर में आ जाएगी। ईशानी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, ईशानी ने कहा। उसकी आवाज में हर्ट और कंफ्यूजन था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। सब कुछ झूठ था। तुम्हारा प्यार भी? अयान का दिल टूट रहा था। वो जानता था कि अगर वो सच बताएगा तो ईशानी को भी खतरा हो सकता है। दिग्विजय उसे भी टारगेट कर सकता था। उसे एक कठोर फैसला लेना पड़ा। अगर वो ईशानी को अपने से दूर कर देता है तो कम से कम वो सेफ रहेगी। कमांडो की आवाजें और पास आती जा रही थी। इस तरफ चेक करो, हर रूम, हर कॉर्नर। अयान ने अपने दिल को पत्थर बनाया। यह सबसे कठिन मोमेंट था उसकी लाइफ का। हाँ, उसने कोल्ड वॉइस में कहा, झूठ था, सब कुछ झूठ था। तुम मेरे लिए सिर्फ एक चाबी थी ईशानी, और अब ताला खुल चुका है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईशानी का चेहरा शौक से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम राक्षस हो? अयान ने अपने दिल को पत्थर बनाया। मैं वही हूं जो तुम्हारे पिता ने मुझे बनाया है। कमांडो की आवाजें और पास आ रही थीं। अयान को तुरंत वहां से निकलना था। वो ईशानी के पास से गुजरा, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। ईशानी वहीं खड़ी रो रही थी। अयान को लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो, लेकिन वो जानता था कि यह जरूरी था। अयान बिल्डिंग से बाहर निकला। बारिश हो रही थी, हैवी मानसून रेन, जो उसके कपड़ों को तुरंत भिगो देती थी। कबीर अपनी बाइक के साथ वहां इंतजार कर रहा था। उसने अयान का चेहरा देखा और समझ गया कि कुछ गलत हुआ था। चलो, कबीर ने चिल्लाया। अयान बाइक पर बैठा और वो दोनों तेजी से वहां से निकल गए। पीछे से पुलिस सायरन्स की आवाज आ रही थी। रेन के कारण विजिबिलिटी कम थी, जो उनके फेवर में था। कबीर एक्सपर्टली बाइक को नैरो लेन से ले जा रहा था, जहां पुलिस कार्स नहीं आ सकती थीं। इधर दिग्विजय पाटिल अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कई मॉनिटर्स थे जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी फुटेज दिखा रहे थे। पावर कट के बावजूद भी उसके पास बैकअप सिस्टम्स थे जो बैटरी पर चल रहे थे। उसने पूरा सीन देखा था। अयान का एस्केप, ईशानी के साथ कॉन्फ्रंटेशन, सब कुछ। वो मेरी फाइल ले गया, वो फाइल जिसमें शैडो का नंबर है। दिग्विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और उसकी आंखों में एक डेंजरस फायर थी। उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर, हम उसे ढूंढ लेंगे। पूरी सिटी में मैनहंट शुरू कर देते हैं। हमारे पास उसकी फोटोज हैं, बाइक का नंबर भी। नहीं, दिग्विजय ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में खतरनाक शांति थी। अब हम अयान को मारेंगे नहीं, हम उसे तोड़ेंगे। उसकी सबसे कीमती चीज छीन लो। सर, आपका मतलब? दिग्विजय की आंखों में एक ईविल स्माइल आई। नहीं बेवकूफ, उसका दिल, ईशानी। उसे बताओ कि अयान ने उसका इस्तेमाल कैसे किया। उसे अयान के खिलाफ गवाह बनाओ। जब वो अपने प्यार को अपने खिलाफ खड़ा देखेगा तो वो खुद मर जाएगा। असिस्टेंट दिग्विजय की बात समझ गया। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। दिग्विजय जानता था कि अयान को फिजिकली मारना इजी था, लेकिन उसे मेंटली तोड़ना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। इधर अयान और कबीर एक सेफ हाउस में पहुंचे थे। ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो कबीर ने इमरजेंसी के लिए रेंट पर लिया था। अयान ने ऑपरेशन शैडो की फाइल खोली। उसमें कई डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक फोन नंबर था, एक एन्क्रिप्टेड नंबर जो शैडो से डायरेक्ट कांटेक्ट का था। यह है, अयान ने कहा, यही वो लिंक है जो मेरे पापा की मौत से जुड़ा है। कबीर ने फाइल देखी। अयान, ये बहुत डेंजरस है। अगर ये नंबर सच में शैडो का है तो हम एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं। ये सिर्फ दिग्विजय तक सीमित नहीं है। अयान ने हार्ड ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया। उसमें और भी फाइल्स थीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सीक्रेट मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स और कुछ फोटोज भी थीं जिनमें दिग्विजय कुछ अननोन लोगों के साथ था। ये फोटोज डिफरेंट लोकेशंस पर ली गई थीं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में, कुछ इंडिया के रिमोट एरियाज में। देखो इसे, अयान ने एक फोटो पॉइंट की। ये आदमी कौन है? कबीर ने फोटो को जूम किया। ये तो वो आदमी है जो
तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के दिल वहां था? सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब दिग्विजय सच में इन्वॉल्व था मेरे पापा की मौत में? लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित थे। शैडो कौन था? क्यों दिग्विजय उससे जुड़ा था? और सबसे इंपॉर्टेंट, अयान के पापा को क्यों मारा गया था? क्या वो कोई ऐसी चीज जानते थे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था? अयान ने फैसला किया कि वो इस फोन नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन पहले उसे अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी। दिग्विजय अब उसके पीछे पूरी ताकत से आएगा। कबीर, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह अब सेफ नहीं है। कहां जाएंगे? पहले मुझे काम करना है, अयान ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे ईशानी से माफी मांगनी है। कबीर ने अयान का हाथ पकड़ा। अयान, वो अब तुम्हारी एनिमी है। दिग्विजय उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। मैं जानता हूं, अयान ने कहा, लेकिन मैं उसे सच बताना चाहता हूं। वो डिजर्व करती है कि उसे पता चले कि मैंने उसे क्यों हर्ट किया था। लेकिन अयान नहीं जानता था कि दिग्विजय पहले से ही अपनी चाल चल चुका था। ईशानी को पहले से ही बताया जा चुका था कि अयान ने उसका इस्तेमाल किया था। उसे दिखाया गया था कि कैसे अयान ने सिस्टमैटिकली उसके करीब आकर उसके पिता के सीक्रेट्स चुराए थे। दिग्विजय ने उसे फेक एविडेंस भी दिए थे, डॉक्टर्ड फोटोज, मैनिपुलेटेड कॉन्वर्सेशंस, सब कुछ। ईशानी अब सिर्फ हार्ट ब्रोकन नहीं थी, वो गुस्से से भरी हुई थी। दिग्विजय ने उसे कन्विंस कर दिया था कि अयान एक क्रिमिनल था जो उसके पिता को हार्म करना चाहता था। अगली सुबह जब अयान ने ईशानी को कॉल किया तो उसकी आवाज में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? ईशानी ने कहा। ईशानी, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मेरे पिता को हार्म करने के लिए मुझसे झूठ बोला। तुम एक क्रिमिनल हो। अयान का दिल टूट गया। दिग्विजय ने अपना काम कर दिया था। ईशानी को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था। ईशानी, ये सच नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरे पापा को... बस, ईशानी ने चिल्लाया। एक शब्द भी नहीं सुनना मेरे पिता के खिलाफ। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। कॉल कट हो गया। अयान वहीं बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। कबीर ने उसका कंधा थपथपाया। अयान, ये दिग्विजय की स्ट्रेटजी है। वो तुम्हें इमोशनली वीक करना चाहता है। मैं जानता हूं, अयान ने कहा, लेकिन इससे दर्द कम नहीं होता। अयान ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करेगा। उसे शैडो को ढूंढना था और अपने पापा की मौत का बदला लेना था। ईशानी के लिए उसका प्यार अब उसकी वीकनेस बन गया था और दिग्विजय इसका फायदा उठा रहा था। लेकिन अयान नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दिग्विजय का असली गेम अभी शुरू हुआ था। वो अयान को सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ना चाहता था। और इस गेम में ईशानी अब सिर्फ एक पॉन नहीं थी बल्कि दिग्विजय का सबसे पावरफुल वेपन बन गई थी। अयान को अभी एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे अपने सबसे बड़े प्यार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।